मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। एक विद्यार्थी होता है जो दिन रात पढ़ता है और उसके पास टारगेट होते हैं। एक विद्यार्थी होता है जो नाम के लिए जाता है स्कूल, कि हम भी पढ़ रहे हैं। तो जो विद्यार्थी पढ़ता है, मेहनत करता है, वो तमाम जो आने वाले हैं, जो आ सकते हैं, जिस विषय पे नहीं भी आ सकता उसको लगता है कि जानकारी होनी चाहिए, वो पढ़ता है। लेकिन एक जो है घुसखोर विद्यार्थी, हमारे यहाँ उसको कहते हैं, घुसखोर विद्यार्थी करता है, बड़ी मुश्किल से एक दो लेख याद कर लेता है, गाय पर, भारत माता पर लेख याद कर लेता है, कि बस दो लेख याद कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। उसके बाद जहां भी जाता है वही वो गाय पर लेख सुनाएगा या भारत माता पर लेख सुनाएगा। दो ही लेख उसको आता ही बेचारे को। अब जो जिस कुर्सी पे बैठ गया है आदमी, वो विद्यार्थी ऐसी कुर्सी पे बैठ गया जिसको अंतर्राष्ट्रीय मामलों पे बोलना पड़ता है, जिसको देश की आजादी पे बोलना पड़ता है, जिसको भविष्य की योजनाओं पे बोलना पड़ता है, जिसको बाकी ढेर सारी चीजें जो मानवीय जगत के लिए जरूरी है उस पर बोलना पड़ता है। तो क्या बोलेगा भाई? वो पहली लाइन तो वो बोलेगा, उसके बाद फिर वो आ जाएगा गाय पे लेख सुना देगा, फिर वो आ जाएगा भारत माता पे लेख सुना देगा। वही कर रहे हैं। और जो प्रशांत भाई कह रहे थे कि कौन सी पंक्ति में बिठा दिया, फिर आपने बताया कि जो है फलाना किसी मीडिया हाउस ने यह कहा कि रक्षा मंत्रालय ने यह बयान दिया है। मैंने दूसरे मीडिया हाउस का भी देखा। एक और मीडिया हाउस है जो बड़ा, जो ये तो अभी अभी 4 दिन पहले आया है, ये मीडिया हाउस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, TV9। लेकिन उससे पुराना मीडिया हाउस जो हिंदुस्तान अखबार है, उसने तो कहा कि जो है उनके लिए बैठने की जगह थी। ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से ही बयान उसने भी दिया है, उसका वीडियो भी है। उसने कहा है कि लेकिन वहां पे बिठाना पड़ गया, ओलंपिक के खिलाड़ी आ गए, इसलिए राहुल गांधी को पीछे बिठाना पड़ गया। तो इस देश में ये क्या करते हैं? ये वही तो करते हैं। ये इतना इनके पास क्या यूनिवर्सिटी खोली, और क्या जो प्रशांत भाई बोल रहे थे, तो इन्होंने तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोली है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो यही चलता है, ये खुद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दिन भर पढ़ते रहते हैं। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं उनको क्या समझ में आएगा? और एक और मैं अपने गांव की एक बात बताता हूँ। हमारे गांव में जब चौपाल पे लोग बैठते थे तो हर आदमी अपनी अपनी कहानी सुनाता था, और उसकी वजह से उसकी चर्चा होती थी कि अरे ये फला बड़ा रामायण जानते हैं, फलाना महाभारत जानते हैं, फलाना फलाना ग्रंथ जानते हैं। एक आदमी था जो कुछ पढ़ता नहीं था, लंपटा ही था। तो वो क्या करता था, रात में हर किसी के घर में जाकर के ईंटा फेंकाया करता था। तो फिर चर्चा होती थी कौन ईंटा फेंकता है, तो पता चला वही ईंटा फेंकता है। तो जिसको जो आएगा वही फेंक के जाएगा। उसको ईंटा फेंकना आता था तो ईंटा फेंक देता था, उसको महाभारत आता था तो महाभारत सुनाता था। तो ये जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सीरियस चर्चा करते हैं, और इनकी विरासत और इनका जो संस्कार है वो यही है। जो महात्मा गांधी का अपमान कर सकते हैं, महात्मा गांधी को गाली दे सकते हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति को हार्डवर्ड यूनिवर्सिटी को बोल सकते हैं कि हार्डवर्क यूनिवर्सिटी से हम पढ़ के आए हैं, तो जो हर जगह जो है तुकबंदी करना जानता हो व्यक्ति, हर शब्द का एक अलग अर्थ निकालना जानता हो, और उसके पीछे पूरी भक्त मंडली है, मतलब पूरा खानदान लगा हुआ कि अरे बड़े क्या महान काम कर दिया। अब बतलाइए कि जिस आदमी ने तिरंगा, जिसके पूर्वजों ने तिरंगे को फहराया नहीं, तिरंगे के बारे में कहा था कि 3 रंग जो है बड़ा अशुभ होता है। गोलवलकर ने क्या कहा था, 3 रंग बड़ा अशुभ होता है, ये बड़ा बुरा कर दिया। तो बड़ा अच्छा जवाब दिया था सरदार पटेल ने कि इनको पता, ये धर्म भी नहीं पढ़ा, त्रिदेव का मतलब नहीं जानते, 3 ही देव है, त्रिदेव कहा गया उनको। तो ये तिरंगा हो या, अब बताइए, जो स्वतंत्रता संग्राम में कहीं लड़ा नहीं वो सबसे बड़ा देशभक्त बना हुआ है। जो तिरंगा कभी फहराया नहीं वो कह रहा घर घर तिरंगा फहरा दो। ये सब क्या है? ये सब इसलिए है कि थोथा चना बाजे घना, ये जी सब कहावतें बनी क्यों है? मुंह में राम बगल में छुरी, ये सब कहावतें क्यों बनी है? कहीं चरितार्थ तो होना चाहिए था। तो मोदी जी को धन्यवाद दीजिए कि उन कहावतों को चरितार्थ कर रहे हैं, और जो कहावतें गुम हो गई थी उसको वापस वो ला रहे हैं समाज के सामने कि भैया ये भी कहावत है। और एक और बताऊं कि जो पॉकेट मार के फिर जिक्र मैं कर रहा हूं, राहुल गांधी ने किया था, उस पर कुछ लोगों ने कहा था कि अरे ये आप कैसे जिक्र कर देते हैं। पॉकेट मार हो या हमारे गांव में चोर भी आता है तो वो हल्ला करता है, पॉकेट मार से सावधान, चोर से सावधान, ये सब करता है, फिर वही काम करता है। तो ये किसी को सम्मान नहीं दे सकते क्योंकि इनके पास सम्मान देने के लिए है नहीं, क्योंकि खुद सम्मानित नहीं है। तो ये तो अब जिसके पास जो है वही बांटेगा। उनके पास अपमान है तो अपमान बांटते हैं, क्योंकि इनके पूर्वजों को भी अपमानित किया गया, समाज ने अपमानित किया कि अरे यार तुम हिंदू मुसलमान करते हो, अरे यार तुम फलाना करते हो। अब 11वीं बार वो
शपथ कर, ये क्या कहते हैं, लाल किला से भाषण दे या 151वीं बार दे, क्या इनको इनके बारे में पढ़ाया जाएगा कि देश को एक रखने में या समाज को एक रखने में, दुनिया को एक रखने में उनकी महती भूमिका है। अभी एक और बात कहूं, ये स्त्रियों के अत्याचार पे बोल करके आए कि स्त्रियों का अत्याचार होता है और खबरें जो है मुख्य पेज पर छपती है अत्याचार की, लेकिन जो सजा मिलती है वो कोने में कहीं छाप दी जाती है। अब बताइए, इससे आप मानसिकता पढ़ लीजिए, क्या मानसिकता है। ये चाहते हैं जो अपराधी को सजा दी गई वो खबरें मुख्य छपे, और जो अत्याचार हुआ, अपराधी ने जो कुकर्म किया, वो एकदम कहीं कोने में छाप दो, नहीं छापेगा तो भी चलेगा। इससे आप इनकी मानसिकता का अंदाजा लगा लीजिए। स्त्रियों के बारे में क्या बोलते हैं कि स्त्रियां जो है घर में रहें, स्त्रियां बच्चा पैदा करें, आप बच्चा पैदा करके हमको दे दो आप। ये सब क्या भाषण। और जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, इन्होंने उत्तराखंड में लागू किया। उत्तराखंड में लागू किया, क्या किया, आदिवासियों को साथ रखा, उसमें आदिवासी को बाहर कर दिया। तो ये कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सबके लिए बराबर ना, तो आदिवासी को बाहर कैसे कर दिया। फिर आप कम्युनल और सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो, तो ये कांग्रेस को नहीं दोस्त, ये कह रहे हैं कि जिसने संविधान बनाया, बार बार वही ले जाते हैं, जिसने संविधान बनाया उसने कम्युनल यूसीसी बनाया। मतलब ये संविधान किसने बनाया, संविधान एक आदमी ने, नेहरू जी ने तो बनाया नहीं। संविधान बनाने में बाबा साहब थे, बिल्कुल बाबा साहब संविधान सभा की अध्यक्षता कर रहे थे, बिल्कुल ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और उसके अलावा 300 से ज्यादा लोग, देश भर के लोग थे। मोदी जी भले नहीं थे, मोदी जी के पूर्वज भी नहीं थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या योगदान है वो इतिहास में पढ़ लीजिए। तो इतने सारे लोगों ने देश के, तमिलनाडु हो, कन्याकुमारी हो, बिहार हो, बंगाल हो, जम्मू कश्मीर हो, कहीं के भी लोग हो, सब जगह के लोग मिलकर के, जम्मू कश्मीर तो उस समय नहीं था, लेकिन पूरे देश के लोग बैठ करके जो है वो संविधान का निर्माण कर रहे थे। महिला भी थी, वो दलित भी थे, सवर्ण भी थे, तमाम तरीके के लोग। और जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो खाली कागज पे बैठ के कोई लिख नहीं दिया था, उस पर बड़ी लंबी बहस हुई थी। बहस होने के बाद सब तय किया गया था, और तय होने के बाद क्या तय हुआ था कि भाई अभी जो है, जो मुस्लिम समाज है, चूंकि एक बड़ा हिस्सा चला गया पाकिस्तान, यहाँ रह रहे, तो सबको अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से शादी विवाह हो, विरासत हो, तलाक हो, ये सब अपने तरीके से करने दीजिए, बाद में अगर कहीं मौका मिलेगा करेंगे। हम करिए ही। आप सिविल कोड लाइए, हिंदू सिविल कोड लाया हुआ है। आप बताइए कि तमिलनाडु में शादी मामा भांजी में हो जाती है, मामा भांजी शादी कर देते, बिहार में करने जाइए झगड़ा हो जाएगा। हालांकि कर रहे हैं, बिहार के भी जो सांसद हैं, अभी तो झारखंड के सांसद हो गया है, उन्होंने अपनी मेरी बहन से शादी की है, मैं नाम नहीं लूंगा। उसके अलावा जब आप हिंदू कोड बिल पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ कि आपकी माता के डायरेक्ट रिश्तेदार जो है उनसे नहीं होगी शादी, उनके परिवार में आपके पिता के जो एक खून वाला है नहीं होगी शादी। वो विस्तार से उधर है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, अभी की बात को आगे बढ़ाता हूं। एक महत्वपूर्ण बात यहां आप कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर या संविधान का जो जिक्र